नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। 2-3 दिन से आपकी जो क्लास थी वो डिस्टर्ब थी, कुछ ऑफिस वर्क से और कुछ निजी कार्यों से। आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास की। हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकार है हमारे, जो हमने 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बात की। हम इन मूल अधिकारों में जो संशोधन हुए हैं हम उनकी बात करेंगे। कब कब इनमें संशोधन हुआ और कब कब हमारे इन संशोधनों के माध्यम से कौन से अनुच्छेदों को कौन से अनुच्छेद के ऊपर प्रभावी बताया गया है। तो हम बात करते हैं मूल अधिकारों में संशोधन कि मूल अधिकारों में कब कब संशोधन किया गया। मूल अधिकारों में संशोधन, अमेंडमेंट किया गया। अनुच्छेद 13(2) में ये स्पष्ट उल्लेख है कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करे। हमने अनुच्छेद 13(2) पढ़ा था। हमने आर्टिकल 13(2) पढ़ा था। हमने आर्टिकल 13(2) पढ़ा था। इस 13(2) में हमने ये बात की थी कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं किया जा सकता जो मूल अधिकारों में क्या करता है, कटौती करता है। हमने अनुच्छेद 13(2) में पढ़ा था कि संसद द्वारा ऐसा कानून पारित किया जाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगत की सीमा तक अप्रभावी रहेगा। ये हमने 13(2) में पढ़ा था कि संसद द्वारा संविधान लागू होने के बाद यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून प्रभावी नहीं होगा। तो अनुच्छेद 13(2) में ये स्पष्ट उल्लेख है कि संसद कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बना सकती जो क्या करती है, मूल अधिकारों में कटौती करती है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 368 में ये क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। लिखा है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तथा इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। अतः संसद संशोधन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अर्थात जो संविधान का भाग 12 में अनुच्छेद 368 है, सॉरी, संविधान संशोधन में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 है। इसमें उल्लेख किया गया है कि इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में क्या बताया गया है, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि संसद को क्या है, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और मूल अधिकार भी क्या है, संविधान का एक भाग है। तो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया मूल अधिकारों में क्या किया सकता है, कटौती की जा सकती है। वह मूल अधिकारों में भी क्या सकती है, संशोधन कर सकती है। 13(2) में लिखा है कि संसद क्या कर सकती है, 13(2) में लिखा है कि संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, ऐसा कोई कानून बना नहीं सकती। लेकिन 368 क्या एक संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन में लिखा गया है कि संसद क्या कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 368 के तहत अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो मान्य होगा, और इसके तहत मूल अधिकारों में भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। हमने इनकी बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं। पहला वाद आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में। कौन सा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस न्यायालय ने क्या कहा, अनुच्छेद 13(2) 300 अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता है, अर्थात 368 के तहत किया गया लागू नहीं होता है। कि अगर 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो मान्य होगा, लेकिन अनुच्छेद 13(2) के तहत ऐसा कोई कानून संसद पारित करती है जो मूल अधिकारों में कटौती करती है तो वो मान्य नहीं होगा। इसमें तो ये कहा गया, और इसमें क्या कहा गया कि 368 के तहत कोई संविधान संशोधन करती है जो मूल अधिकारों में कटौती करता है, मूल अधिकारों में संशोधन करती है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके तहत तो मान्य हो जाएगा मूल अधिकारों में, लेकिन इसके तहत अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा। ये निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता है। 13(2) केवल क्या है, केवल सामान्य विधियों पर ही लागू होता है, और ये संविधान संशोधन की विधियों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है, अर्थात यहाँ पे अर्थात लिखा हुआ है, अर्थात संसद सामान्य विधि द्वारा
मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ये कहा किसमें कहा? 13(2) में कि अनुच्छेद 13(2) क्या है? केवल सामान्य कानूनों पर लागू होता है, अर्थात संसद सामान्य कानूनों के द्वारा, सामान्य विधियों के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। किंतु संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है, लेकिन 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वह सामान्य विधि नहीं है, वह सामान्य विधि नहीं है। अतः संविधान संशोधन के द्वारा संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। किससे कर सकती है? कि संविधान संशोधन एक सामान्य विधि नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकती है? संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। इसके बाद अगला वाद आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम जो भारत संघ का वाद होता है 1951, इसमें क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 13(2) के तहत अगर मूल अधिकारों में कटौती होती है तो वह क्या होगी? कटौती नहीं की जा सकती, अमान्य होगी। अर्थात 13(2) के तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत क्या की जा सकती है? मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, क्योंकि ये सामान्य विधि नहीं है, एक संविधान संशोधन प्रक्रिया है। तो ये कहा गया। अगला वाद आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ वाद 1965। उच्चतम न्यायालय इसमें भी क्या करता है? अपने पहले वाले वाद को 1951 में जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद था उसी निर्णय को दोहराता है, बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि अनुच्छेद 13(2) सामान्य विधियों पर लागू होता है, अतः मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता, और अनुच्छेद 368 सामान्य विधि नहीं है, एक संविधान संशोधन प्रक्रिया है, अतः यह मूल अधिकारों में कटौती कर सकता है। इसी बात को इसने दोहराया। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती पहले दिए हुए निर्णय को दोहराया और यह माना कि संविधान संशोधन के द्वारा संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। अर्थात इससे एक चीज ये समझ में आई है कि 1951 में शंकरी प्रसाद वाद और 1965 में सज्जन सिंह वाद, इन दोनों में क्या क्या माना गया? इन दोनों में ये बताया गया कि अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 13(2) और 300, अनुच्छेद 13(2) में क्या है? अनुच्छेद 13(2) में है कि संसद द्वारा ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से असंगत होता है तो वो क्या होगा? प्रभावी नहीं होगा। अर्थात 13(2) के तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 13(2) के तहत यह कहा गया है कि कटौती नहीं की जा सकती, और अनुच्छेद 368 में क्या है कि यह सामान्य विधि नहीं है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात मूल अधिकारों में भी कटौती की जा सकती है। इसमें कहा गया मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, संशोधन किया जा सकता है, की जा सकती है। तो क्या कहा गया इसमें तो कहा गया कि 13(2) जो ये 13(2) है इसके तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकता है? यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, अतः मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है। ये इन दोनों वाद में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 और सज्जन सिंह वाद बनाम कौन सा वाद था यहाँ पर? राजस्थान राज्यवाद 1965। इन दोनों वादों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सेम निर्णय था दोनों वादों में। तो ये हमने 1951 की बात की, 1965 की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 की। इसमें क्या होता है, इस वाद में 1967 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय को पलट दिया जाता है। जो 1951 में संकरी बनाम भारत संघ राज्य में निर्णय दिया और सज्जन सिंह वाद में निर्णय दिया, उन दोनों निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया, उसको उलट दिया का मतलब बदल दिया, तथा माना कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी एक विधि है, अर्थात संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने दोनों के पहले 1951 के निर्णय को और 1965 के निर्णय को बदल दिया और कहा कि अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। इसमें क्या कहा है, अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू होता है कि यह सामान्य विधि, इसके तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। और 368 क्या है, संविधान संशोधन है, इसके तहत मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद होता है। इसमें यह कहा जाता है कि 13(2) और 368 दोनों पर, यह 13(2) वाला नियम किस पर लागू होता है, 368 पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी एक क्या है, विधि है, कानून है, अर्थात संसद क्या कर सकती है, संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। अर्थात इसमें कहा गया कि 13(2) और 368 इन दोनों के द्वारा क्या नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, ये कहा गया, कटौती नहीं की जा सकती, ये कहा गया किसमें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) के तहत कटौती नहीं होती है, उसी प्रकार अनुच्छेद 368 के तहत भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं होगी, क्योंकि यह सामान्य विधियों पर भी है, लागू है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भूतकाल से लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात इससे पहले जो मूल अधिकारों में कटौती की गई है वह यथावत बनी रहेगी, लेकिन भविष्य में मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जाएगी। तो हम समझते हैं इस बात का अर्थ कि अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 368 इसमें कहा गया कि यह सामान्य विधि है, और ये अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है, ये क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन ये भी क्या है, ये सामान्य विधियों की तरह ही है। ये क्या है, ये भी एक संविधान संशोधन भी क्या है, एक सामान्य विधि है। इसलिए 13(2) के तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं होती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं होगी, अर्थात इन दोनों के द्वारा, अनुच्छेद 13(2) के द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती और अनुच्छेद 368 के द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। अब ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आज से इस नियम को लागू कर रहे हैं, इस संशोधन को आज से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे पहले संविधान संशोधन 368 के तहत किया गया है, इससे पहले 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया गया है उनमें वो यथावत बने रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में मूल अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो इसमें कहा कि निर्णय भूतकाल से लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात जो मूल अधिकार में कटौती की गई है पहले, वो यथावत जैसी की है वैसी कंडीशन में बने रहेगी, लेकिन भविष्य में संसद मूल अधिकारों में संशोधन 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं कर सकती। अर्थात हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368 इन दोनों के द्वारा ही क्या नहीं किया जा सकता, इन दोनों के द्वारा ही मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। ये कहा किसमें, न तो इसके द्वारा मूल अधिकारों में कटौती की जाएगी, ये तो कब कहा था, इसके द्वारा तो मान्य कर दिया 1951 और 1965 के बाद में, लेकिन इसके द्वारा मान्य नहीं था। अब क्या किया गया,
13(2) के तहत ही 368 के तहत भी ये बताया गया है कि 368 के तहत भी क्या नहीं किया सकता, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। न तो 13(2) के साथ हो सकती है, नहीं अनुच्छेद 368 के साथ मूल अधिकारों में कटौती हो सकती है। लेकिन ये निर्णय भविष्य से लागू किया जाएगा, भविष्य से माना जाएगा। जो पहले संशोधन हो चुके हैं 368 के तहत, उनमें कोई सही नहीं किया जाए, कोई कमी नहीं की जाएगी, वो यथावत बने रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 24वां संविधान संशोधन 1971 में 24वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 368 एक संविधान में जोड़े गए। अनुच्छेद 13(4) हमने पढ़ा था, इसमें क्या बात कही गई थी? अनुच्छेद 13(4) में कही गई थी कि 39(b) व 39(c) जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद है, 39(b) में क्या है कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सभी का समुचित भला हो, एक जगह केंद्रीकरण ना हो। और 39(c) में क्या है कि राज्य या सरकार क्या करेगा, राज्य अर्थव्यवस्था का वितरण इस प्रकार करेगा कि लोगों का क्या हो, अहितकारी केंद्रीकरण न हो, अर्थात सभी का भला हो। और 368 एक संविधान में जोड़े गए। इसमें यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 13(2) के केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। इसमें यह जोड़ा गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य है। अर्थात इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13(4) व अनुच्छेद 368 एक जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 13(2) क्या है, केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। इसमें जोड़ा गया कि संविधान संशोधन जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, संसद की नहीं। संसद के साथ क्या, संसद ने अगर पारित कर दिया ना 368 के तहत, संसद के द्वारा पारित होता है कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद 368, संविधान संसद के द्वारा पारित होता है ये संविधान संशोधन। तो इस पर किसकी आवश्यकता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, तभी ये नियम, ये कानून मान्य होगा। 24वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया, 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 एक जोड़ा गया। अनुच्छेद 13(4) में क्या हमने बात की, और इसमें कहा गया कि ये तो 13(2) तो क्या है, केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। इतना याद रखना कि अनुच्छेद 13(2) क्या है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करे, अर्थात ये सामान्य विधियों पर लागू होता है। लेकिन इसमें ये क्या कहा, 368 में क्या है कि संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है, तो ये नियम के तहत संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। लेकिन इसमें यह जोड़ दिया गया है कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, उस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पता था 1967 वाला वाद, 1900 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद पढ़ा, उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था कि 368 के तहत क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती संसद नहीं कर सकती। लेकिन इसके द्वारा एक शर्त जोड़ कर दी कि कटौती कर सकती है कब, जब राष्ट्रपति की सहमति हो जाए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत अनुच्छेद 31(c) को जोड़ा गया। इसके तहत क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 31(c), और 31(c) क्या करता है, 31(c) ये बताता है कि क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, 39(b) और 39(c) को इसमें बताया गया। ये आगे बात, इसमें यह प्रावधान किया गया कि 39(b) 39(c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद को अधिनियम पारित करती है, तो उस अधिनियम से अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है, तो इस आधार पर वह अधिनियम असंवैधानिक नहीं होगा। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 25वां संविधान संशोधन 1971 में होता है और इसमें आर्टिकल 31(c) जोड़ा जाता है, और 31(c) में क्या कहा गया है, 39(b). 39(b) क्या है, 39(b) है, 39(b) में क्या है, 39(b) में यह बताया गया है कि राज्य के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी का हितकारी भला होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, वह अहितकारी नहीं होना चाहिए। 39(c) में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अर्थव्यवस्था का इस प्रकार वितरण करेगा या इस प्रकार अर्थव्यवस्था को बनाए रहेगा, उसका अहितकारी केंद्रीकरण ना हो। को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करती है कि 39(c) का कोई उद्देश्य है और 39(b) का कोई उद्देश्य है। इस उद्देश्य को
प्राप्त करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है और ये कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करता है, तो भी ये कानून क्या नहीं होंगे, ये दोनों कानून मान्य होंगे। ये दोनों कानून क्या होंगे, मान्य होंगे। अर्थात इसमें क्या नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। ये दोनों कानून क्या होंगे, मान्य होंगे। ये दोनों कानून क्या होंगे, मान्य होंगे। इनको क्या माना जाएगा, इनको मान्य किया जाएगा, इनको मान्य किया जाएगा, ये मान्य होंगे। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करना है और वो बनाया गया कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करता है, तो भी ये कानून मान्य होंगे और इस प्रकार के कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ये कब कहा गया, 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसमें 31C को जोड़ा गया। इसके बाद एक वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ये इंपोर्टेंट वाद है, इसको याद हमें बहुत ज्यादा रखना है। उच्चतम न्यायालय ने 24वें 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। जो 1971 में 24वां और 25वां संविधान संशोधन हुआ, उस वाद को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में चुनौती दी गई। 1973 में 24वें संविधान संशोधन 1971 और 25वें संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई। इस हेतु 13 न्यायालयों की एक संवैधानिक पीठ बेंच बैठाई जाती है, अर्थात एक 13 न्यायाधीश उसमें होते हैं और उसमें से 7-6 के निर्णय से बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस हेतु 13 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है और जिसने क्या कहते हैं 7:6 के माध्यम से इस नियम को जो है उसकी पीठ क्या करती है, लागू करने का कार्य करती है। न्यायालय ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन को वैधानिक ठहराया और जिन्होंने निर्णय दिया ना 7 सदस्य ने कहा कि अनुच्छेद 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन 1971 ये क्या है, वैधानिक है, अर्थात अवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है। ये क्या है, वैधानिक है, ये मान्य, अर्थात ये माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन के द्वारा संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। और इसमें कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत जो कि एक संविधान संशोधन है उसके तहत मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। किंतु उस न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढांचों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन यह शर्त जोड़ दी गई कि वो बुनियादी जो ढांचा है ना, हमारा ढांचा जो बुनियादी संविधान का बुनियादी ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो इंपोर्टेंट बात है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसके तहत 1971 के 24वां संविधान संशोधन और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी जाती है और इसमें 13 न्यायाधीशों की एक बेंच होती है जो 7:6 से निर्णय देती है और ये कहती है कि अनुच्छेद नहीं, 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन 1971 वैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान के जो बुनियादी ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है इसकी जो व्याख्या ही है वह ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 25वें संविधान संशोधन के दूसरे ठहराया गया, इसको क्या कहा गया, गलत ठहराया गया। जो दूसरा भाग था ना, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको गलत ठहराया गया और कहा गया कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा संविधान संशोधन किया जाता है जिससे क्या होता है मूल अधिकारों में कटौती होती है तो हम उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। 25वें संविधान संशोधन दूसरे को गलत ठहराया गया क्योंकि दूसरे भाग को न्यायालय ने अवैधानिक माना क्योंकि ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करता है तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है। तो जो 25वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था उसमें ये कहा गया था, क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। इसको क्या माना उन्होंने, गलत माना और कहा कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन वह क्या है, संविधान का बुनियादी ढांचा है, वो हमारा संविधान का क्या है, बुनियादी ढांचा है। तो 25वें संविधान संशोधन का जो दूसरा भाग था उस दूसरे भाग को क्या ठहराया, गलत ठहराया और उच्च न्यायालय ने यह माना कि अवैधानिक है क्योंकि ये क्या करता है, जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायालय की उसको कम करने का प्रयास करता है और जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो हमारा क्या है, बुनियादी ढांचा है। तो बुनियादी ढांचे की
व्याख्या की गई। जो बुनियादी ढांचा जो आया वो कहाँ से आया? केशवानंद भारती बनामवाद केरल राज्य 1973 से आया। इसमें संसद ने कहा कि क्या कर सकती है, इसमें जो संसद क्या कर सकती है, उस न्यायालय ने 13 जजों की जो न्यायाधीश संवैधानिक पीठ थी उसने ये कहा 7 से पारित करके ये कहा कि 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और दूसरे भाग को अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो संसद के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके बाद 1980 में एक बात आ जाता है। उसके बाद से पहले बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद आ जाएगा 1980 का वाद पढ़ेंगे। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत 31C का विस्तार किया गया। 31C पढ़ा था ना हमने, जिसको क्या करता है 39B और 39C के लिए क्या करता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है तो भी ये मान्य होंगे। जो ये नियम बना गया इसको विस्तार 42वें संविधान संशोधन में किया गया और इसके द्वारा कहा गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 व 31 का उल्लंघन होता है तो इस आधार पर यह वैधानिक नहीं होगा। इसमें यह कहा गया, इसमें यह कहा गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है तो वह इस आधार पर अवैधानिक नहीं होगा। इसके तहत 31C का विस्तार किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई विधि या कानून बनाती है और इस विधि से अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा, अर्थात मान्य नहीं होगा। 31C में क्या की गई थी? 31C में तो केवल बात की गई थी 39B और 39C की। इसकी बात की गई थी कि इन दोनों को लागू करने के लिए क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 14, 19 और 31 का हनन होता है तो भी ये मान्य होंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ है 36 से लेकर 51 तक जो हमारी नीति निर्देशक तत्व है, इन सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए अगर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो भी ये कानून मान्य होंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर जो अनुच्छेद 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनके द्वारा अगर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है जो हमारे मूल अधिकार है तो भी ये नीति निर्देशक तत्व मान्य होंगे। इसका विस्तार किया गया अर्थात इन दो अनुच्छेदों की जगह पूरे नीति निर्देशक तत्व को इसमें शामिल कर लिया गया। इसीलिए फिर अगला वाद आता है 1986 में मारवा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। मारवा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में किए गए विस्तार को चुनौती दी गई और 1976 में 31C का जो विस्तार किया गया था इसको क्या दी गई, न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने इस विस्तार को अवैधानिक माना तथा अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती रूप में स्थापित कर दिया। पूर्ववर्ती रूप क्या था? 31C ये था कि पूर्ववर्ती रूप 31C के तहत यह बताया गया था कि 39B 39C जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है तो भी ये अवैधानिक नहीं होंगे अर्थात मान्य होंगे। तो उसको पहले की स्थिति में लाया जाएगा कि 39B और 39C के लिए ही केवल हमारा क्या हो सकता है, 39B और 39C के लिए ही 39B और 39C के लिए ही क्या हो सकता है, हमारे अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो सकता है, बाकी और सभी नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं होगा। पहले वाली स्थिति में ला दिया गया। न्यायालय के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसी समय उस न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व आपस में क्या है, विरोधाभासी नहीं है, दोनों के उद्देश्य समान है और दोनों का उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण। इन दोनों का उद्देश्य क्या है, मूल अधिकारों का भी उद्देश्य और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समान है, दोनों का क्या है, मानव का कल्याण करना है, अतः दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के क्या है, दोनों
पूरक, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण करना है और आपस में क्या है, विरोधाभासी नहीं है। इसके बावजूद यदि दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो नीति निर्देशक तत्व की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। और ये कहा अगर फिर भी उच्चतम न्यायालय ने मारवा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में कहा कि किसको सर्वोपरि माना जाए, नीति निर्देशक तत्व को सर्वोपरि माना जाए या मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाए, तो याद रखना किसको मानना है, मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना गया है। किसको वेटेज ज्यादा दिया गया है, नीति निर्देशक की तुलना में मूल अधिकारों को ज्यादा मान्यता दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, दोनों का उद्देश्य कल्याण करना है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। और फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों की तुलना में किसको ज्यादा माने, तो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा। कि दोनों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो मूल अधिकार जरूरी है या नीति निर्देशक तत्वों का कानून जरूरी है, तो मूल अधिकार जरूरी है। तो याद रखना, दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार को सर्वोपरि माना जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। और मौलिक अधिकार रूप से 7 थे, हमने पहले बात की। हालांकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, अतः वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, 28। इसके बाद एक आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आएगा 23 से 24। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जो हमने पिछली क्लासों में बात की थी। तो ये हमारी क्लास थी मौलिक अधिकार की, जो हमने क्या किया है, आज संशोधनों के माध्यम से इसको पढ़ लिया है। जो हमारे अगर कोई आप आरएस की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत संशोधन जरूरी है। तो एक तो ये याद रखना कि कौन से वाद में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना गया, मिरवा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में। इसमें दोनों का उद्देश्य क्या बताया, मानव कल्याण बताया गया है। और केवल अनुच्छेद 19, 39B और 39C की आवश्यकता है, अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करने पर भी मान्य हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की, इसमें बताया गया केशवानंद भारती वाद में इसमें कौन सी बुनियादी ढांचे की जो व्याख्या आई थी वो सामने किस वाद में आई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो बुनियादी ढांचा था इसकी व्याख्या सामने आई थी कि संसद क्या कर सकती है, 368 के साथ, अनुच्छेद 368 के साथ मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है ना उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 25वें संविधान 31C को जोड़ा गया था, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। 24वां ये संविधान संशोधन की हमने बात की, इसमें 13(4) और 368(1) जोड़ा गया था। इसके बाद हमने बात की ये कि गोलकनाथ बांध, इसमें क्या किया कि 13(2) और अनुच्छेद 368(2) इनको क्या किया गया, इनमें दोनों में बताया गया, गोलकनाथ में क्या बताया गया कि 13(2) के तहत और अनुच्छेद 368 के तहत दोनों के तहत मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। लेकिन 1951, 1965 में कहा गया था संकरी बनाम वाद और सज्जन सिंह वाद में कि अनुच्छेद 13(2) के तहत मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। तो ये हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व की। धन्यवाद।